प्यारे बच्चों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज आप पौधे के पंख पाठ पढ़ेंगे। यह पौधे के पंख पाठ डॉक्टर शशि प्रभा शास्त्री द्वारा लिखा गया है। तो पाठ को पढ़ने से पहले हम डॉक्टर शशि प्रभा शास्त्री के बारे में कुछ बातें जानेंगे और उसके बाद लेखिका के परिचय के बाद आप आज पाठ का प्रथम और द्वितीय पृष्ठ पढ़ेंगे और इस पाठ को समझने की पूरी कोशिश करेंगे। नाम ही है पौधे के पंख। पौधे के पंख पाठ का नाम क्यों रखा गया, पाठ पढ़ने के बाद धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। तो आइए पाठ की शुरुआत करते हैं। देखिए, ये डॉक्टर शशि प्रभा शास्त्री की फ़ोटो है। इन्हें पहचान लें। इनको पहचानने के बाद इनके बारे में कुछ बातें जानें। 1923 में जन्मी डॉक्टर शशि प्रभा शास्त्री ने दिल्ली के इंद्रप्रस्थ कॉलेज से स्नातकोत्तर तक शिक्षा प्राप्त की। एमए किया इन्होंने। जोधपुर विश्वविद्यालय से पीएचडी किया इन्होंने। डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी शोध कार्य किया। इसके बाद विवाह के पश्चात उनका आवास देहरादून बन गया, जहां वे एमकेपी स्नातकोत्तर महाविद्यालय में अध्यापन कार्य करने प्रोफेसर बन गई से जुड़ी रही। प्रतिष्ठित प्रेमचंद हिंदी सम्मान से सम्मानित श्रीमती शास्त्री की लगभग 30 कृतियां हैं। उनके उपन्यासों में प्रमुख हैं नार्वे, परछाइयों के पीछे, बरसों के बाद, उम्र एक गलियारे की, कर्क रेखा, ये छोटे महायुद्ध, खामोश होते सवाल, हर दिन इतिहास, अमलतास इत्यादि। सागर पार का संसार, मीनारें उनके चर्चित यात्रा संस्मरण हैं। धूली हुई शाम, अनुत्तरित, जोड़ बाकी, पतझड़ आदि कहानी संग्रह हैं। आसमान की मेज, अंधेरे का दिया तथा नीलम देश का जादूगर बाल साहित्य में महत्वपूर्ण पहचान दर्ज कराने वाली उनकी रचनाएं हैं। ये रचनाएं दर्शाती हैं कि श्रीमती शशि प्रभा शास्त्री मानव मन की संवेदनाओं को कितने गहरे तक छूने की क्षमता रखती थीं। पांचजन्य परिवार की ओर से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि। पांचजन्य पत्रिका है, पत्रिका की तरफ से उनको श्रद्धांजलि दी जा रही। गत 5 अप्रैल 2000 को साहित्य स्रोतस्विनी डॉक्टर शशि प्रभा शास्त्री का जीवन समाप्त हो गया। लंबी बीमारी से जूझने के बाद 77 वर्ष जीवन पर विराम लगा था इनके। श्रीमती शास्त्री अपनी रचना धर्मिता के तहत भोगे गए अनुभव को अपनी कृतियों में ढालती रही। जो अनुभव किया उसी को उन्होंने लिखा। इनका समूचा लेखन, पूरा लेखन इनका वैयक्तिक चेतना, पर्सनल एक्सपीरियंस से संबद्ध होते हुए भी सोशल अवेयरनेस, सामाजिक पार्टनरशिप, सामाजिक हिस्सेदारी से विरक्त नहीं था। मतलब समाज से अपने आप को अलग नहीं कर पाई, समाज से अपने आप को जोड़ी रखी। मानवीय संबंधों की विसंगतियों, जिस तरह से आज हम देखते हैं मनुष्य के संबंधों में बहुत विसंगतियां हैं, बहुत अनमेल प्रसंग दिखाई देते हैं। तनावग्रस्त मनुष्य है, जीवन की जो जटिलताएं हैं उनमें उलझा हुआ है। इन सब समस्याओं को उन्होंने बड़े बेबाक ढंग से व्यक्त किया है। अपनी रचनाओं का ताना बाना वे अंतर मन की गहराई से उपजी संवेदना और परिस्थितियों के घात प्रतिघात से बुनती रहीं। अनाचार और विसंगतियों के प्रति वे बराबर अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करवाती रहीं। अत्याचार के खिलाफ रहीं, सामाजिक रूढ़ियों के खिलाफ रहीं, जो समाज में गलत परंपराएं चल रही थी उनके खिलाफ रहीं। उनका समूचा साहित्य स्थितियों और विसंगतियों से जूझने वाला साहित्य है। ठीक है, किस तरह आदमी परिस्थितियों का दास बन करके अपने जीवन में आई विपरीत परिस्थितियों को झेलता है और उससे जूझता है, उससे संघर्ष करता है और धीरे धीरे अंतोगत्वा
उन पर विजय प्राप्त करता है। इन सब कड़वे सच्चाई से भरे प्रसंगों को इन्होंने अपनी रचनाओं में प्रस्तुत करने का पूरा प्रयास किया है। अब पाठ की शुरुआत करते हैं। पौधे के पंख, डेट है 24 जनवरी 1962। लिखती हैं, डायरी शैली में लिखा गया यह पाठ है। नरेंद्र मोदी जी भी डायरी लिखते हैं। एक श्रेष्ठ आदर्श विद्यार्थी को भी प्रतिदिन की डायरी जरूर लिखना चाहिए। डायरी लिखने से हमारा जो व्यक्तित्व है वह संवारता है, सजता है और धीरे धीरे हमारे मन में लिखने की जो क्षमता है वह विकसित होती है। यह श्रीधर मेरे सामने लेटा है और मुझे आज बेहद बुरा लग रहा है। परसों दीदी का विवाह है, मुझे खुश होना चाहिए। आज मेरी माँ की प्यारी सखी का लड़का श्रीधर मेरे पास आया है, मुझे खुश होना चाहिए। पिछले 10-12 दिनों से जब से दीदी के विवाह की तैयारियां हो रही थी, मैं खुश ही तो था, पर आज मुझे एकाएक यह उदासी क्यों घेर रही है? क्यों? आज सारे दिन मेरा कुछ भी खाने को जी नहीं किया। दादी माँ ने कितनी बार खाने के लिए बुलाया, पर मैंने अनसुना कर दिया। कहीं न कहीं मन की उलझनों को लेखिका लिख रही हैं कि भाई श्रीधर उनकी माँ की प्यारी सखी का बेटा है। एक मेहमान घर में आया हो और दीदी का विवाह, किसी का विवाह आयोजित हो, भीड़ भाड़ हो, खुशी का मौका ही है, सबको खुश होना चाहिए। लेकिन 10-12 दिनों से दीदी के विवाह की तैयारियां हो रही थी तो लेखिका खुश ही, या जो श्रीधर के आने से खुश ही था, पर एकाएक उन्हें ये उदासी क्यों घेर रही है? क्या उन्होंने आज कुछ खाया पिया नहीं? क्यों नहीं खाया पिया? दादी ने इन्हें कितनी बार बुलाया लेकिन इन्होंने अनसुना कर दिया। हाँ, मैं अपनी दादी, माँ, चाची, ताई सबको ही कुछ भी कह देता हूँ, फिर भी ताजुब है मेरे माँ बाप मुझे क्यों नहीं कहते। दादी माँ ने खाने को बुलाया, अनसुना कर दिया इन्होंने। हाँ, मैं अपनी दादी, माँ, चाची, ताई सबको कुछ भी कह देता हूँ। ये अच्छी बात नहीं है कि किसी को आप दादी को, माँ को, चाची को, बगल वाली चाची को कुछ भी कह दें। हाँ, हम सभी को अपने उम्र के अनुसार बड़ों के साथ व्यवहार करना चाहिए। और कहते हैं फिर भी ताज्जुब है, फिर भी आश्चर्य है कि इन्हें इनके माँ बाप डांटते नहीं थे, कुछ कहते नहीं थे। क्यों ऐसा नहीं कहते थे? क्योंकि एक ही संतान थी, ये एक ही बेटे थे और जिन घरों में एक ही पुत्र रहता है ना, उनका कुछ ऐसा ही आदर सत्कार होता है और उनको कुछ अधिक ही तवज्जो दी जाती है। जबकि दयाल के माता पिता उससे जरा सा अशिष्ट व्यवहार करने पर कितनी डांट लगाते हैं। ये कह रहे हैं कि दयाल नाम का लड़का है, इनका दोस्त होगा, उसके माता पिता जरा से भी अगर इधर उधर की बदतमीजी किसी ने की तो उनको डांट लगती है। जरा सा तनिक अशिष्ट व्यवहार होता है, अमर्यादित व्यवहार। अमर्यादित व्यवहार क्या होता है? अमर्यादित व्यवहार वही होता है कि आप बड़े से बड़े की तरह बात ना करें, छोटे से छोटे की तरह बात ना करें, जो भी आपके मन में आए आप कह जाएं, यही अमर्यादित व्यवहार होता है। ठीक है, तो दादी से, माँ से, चाची से, ताई से आप कुछ भी कह दें, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन इनको आश्चर्य होता है कि इनके माँ बाप इन्हें कुछ कहते नहीं थे, जबकि बाकी इनके दोस्तों के माँ बाप थोड़ी सी अगर अमर्यादित व्यवहार करने पर उन्हें डांट लगा देते थे। कहते हैं कि हाँ, तो मुझे सारे दिन बुरा लगता रहा है। इन्हें क्यों इतना बुरा लग रहा है? कहीं मुझे श्रीधर से जलन तो नहीं हो रही है? श्रीधर को देख देख करके इनको बुरा लग रहा है और ये सोच रहे हैं कि कहीं उन्हें जलन तो नहीं हो रही। मुझे लगता है, ये कहते हैं
मुझे लगता है कि बात ऐसी ही है, जलन हो रही है। रीता मौसी के साथ श्रीधर आया तो आते ही मुझसे बोला, बाल खेलोगे? इन्होंने कहा, मुझे बाल खेलनी नहीं आती। मैंने साधारण ढंग से ही कहा था, पर वह न जाने क्यों बेहद जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ा था। कोई भी बच्चा हो, छोटा बच्चा हो, अगर उसे बाल खेलने ना आए तो ये हंसी मजाक वाली बात थी। क्यों नहीं खेलने आती थी? क्योंकि कभी उसे इनको कभी भी बाहर जाने का, लेखक को कभी बाहर जाने का मौका ही नहीं दिया गया, इसलिए लेखक को बाल खेलनी नहीं आती थी। और बाहर का लड़का कोई आया, अगर वो पूछ रहा है कि बाल खेलने चलोगे, तो इन्हें अपने आप पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। और ये जब वो हंसा तो इन्होंने उससे पूछा कि तुम क्यों हंसे? तो वो बोला, हंसने की ही तो बात ही है, एक मामूली सा खेल भी तुम नहीं खेल सकते। मैं क्या करता, सुनकर चुप रह गया था। लेखक को कोई जवाब नहीं सूझा। उन्होंने चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी। बाद में इनके मन में आया कि सचमुच मुझे खेलना नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि दादी माँ और ताई, चाची, कोई भी तो मुझे खेलने नहीं देती। हमेशा कहती रहती हैं, हाथ पैर टूट गए तो अपशकुन। एक ही बेटे के होने पर माँ का दिल छोटा हो जाता है और तरह तरह के अपशकुन करती रहती। मुझे उनका ऐसा कहना अभी तक बुरा नहीं लगता था, लेकिन अब बुरा लगा। पर आज श्रीधर के सामने लेखक ने अपनी मजबूरी और अनाड़ीपन होता है, कुछ ना आए तो अनाड़ी ही। लेखक को अपने ऊपर क्रोध आ रहा था। कोई मुझसे पूछे कि क्या मैंने अपनी ज़िंदगी में श्रीधर को ही देखा है, तो सचमुच मैं अपनी ज़िंदगी में श्रीधर को ही अच्छी तरह देख पाया हूँ। मतलब माँ बाप ने घर से बाहर निकलने नहीं दिया, घर के बाहर के बच्चों के साथ खेलने नहीं दिया, घर के बाहर के बच्चों के साथ बातें करने नहीं दिया। तो इनके घर में जब श्रीधर आए तो इन्हें उसको देख करके लगा कि क्या मैं श्रीधर को ही पहचान पाया हूँ, अर्थात उसने ही इनसे खेलने के लिए बोला था। इसके पहले कोई भी लेखक से खेलने के लिए नहीं बोला था। कहीं गए ही नहीं होंगे तो खेलने के लिए कौन बोलेगा? अपनी कोठी के सामने वाली कोठी में मैं शाम को बहुत से बच्चों को देखता हूँ, वे आपस में लड़ते रहते हैं, खेलते रहते हैं। लेखक का मन भी कितनी बार उनके साथ खेलने के लिए ललचाता रहा, लेकिन इनके घर के जो बड़े लोग थे इन्हें खेलने नहीं जाने दिए। क्यों नहीं जाने दिए? कारण लिखते हैं कि लेखक के घर वालों को ये डर था कि कहीं लेखक गिर न जाए, कहीं इन्हें चोट न लग जाए, चपेट न लग जाए, कहीं किसी की इनको नज़र न लग जाए। अब कहते हैं कि मैं खुद ही खेल कूद से डरने लगा हूँ। कभी खेला ही नहीं, डरने लगा। जब कभी खेला ही नहीं तो इसलिए डर लग रहा है। अपने लान में ही मैं अपने नौकर किशनु के साथ खेलता रहता हूँ। मैं अपने आप ही बाल फेंकता हूँ, बाल झाड़ी अथवा नाली में चली जाती है। किशनु नौकर वह गेंद मेले ढूंढ कर लाता है, मैं फिर गेंद उछालने लगता हूँ। अपने स्कूल के साथियों में से भी मैं एक दो से ही बात करता हूँ। मुझे किसी से बोलना बात करना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ऐसी आदत इन्हें दी नहीं गई, ऐसी आदत इनके जीवन में अपनाई नहीं गई। घर के लोगों के बंदिश के कारण ऐसी आदत इनको पड़ी ही नहीं। माँ कहती है लड़के गंदे होते हैं, चोर होते हैं, उनकी सोहबत में, संगत में रहना अच्छा नहीं है। मैं डरता हूँ मैं कहीं गंदा न बन जाऊँ, पर आज मुझे लग रहा है कि मैं सबसे गंदा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे खेलना नहीं आता। लेखक के घर वालों को डर था कि उनका बच्चा जब बाहर जाएगा तो कहीं गलत संगति में न पड़ जाए, गलत संगति में पड़ गलत व्यवहार करने लगे, बुरा ना बन जाए, बुरी सोच वाला ना बन जाए। इसलिए लेखक के घर वाले इन्हें कहीं जाने नहीं देते थे। और स्कूल में भी
मैं कमज़ोर बीमार लड़का, जब कभी कोई बाहर जाएगा, देखिए आउटडोर गेम खेलना बहुत ज़रूरी है और हम सबको खेलना चाहिए। घर के बाहर निकलना चाहिए। घर की जो चार दीवारी में कैद होने से शरीर कमज़ोर हो जाएगा। इंडोर गेम से कभी भी हमारा शरीर विकसित नहीं होगा, मजबूत नहीं होगा। आउटडोर गेम बहुत ज़रूरी है। कहते हैं कि पर आज श्रीधर को देख रहा हूँ तो मुझे अपने पर ही न जाने क्यों झुंझलाहट आ रही। जब लेखक श्रीधर को देखते हैं तो इन्हें अपने ऊपर गुस्सा आता है, खींच आती है। श्रीधर ने आज मुझसे कहा था चलो हमें अपना शहर घुमा लाओ। कि कैसे घुमाते, घर से बाहर निकले ही नहीं। तो कहते हैं लेखक कि मैं सहमी सहमी निगाहों से उसे देखता रहा। सहम गए, डर गए। डर क्यों गए? क्योंकि इन्हें पता ही नहीं था कि शहर का रूट क्या है, कहाँ कहाँ जाना है, कैसे, कहीं गया ही नहीं थे ये। डरी रही निगाहों से कि कहीं फिर न मजाक उड़ाए श्रीधर। ये उसे देखते रहे। श्रीधर की माँ ने मेरी माँ से कहा, क्या कहा? कानों पर हाथ रख कर कहा था कोई सुन न ले, तुम सचमुच आज मेरी शामत बुलाओगी। ठीक है। इसकी दादी और इसके पिताजी तो कभी इसे अकेले घर से बाहर पैर भी नहीं रखने देते। श्रीधर की माँ से लेखक की माँ ने कहा कि लगता है शामत मतलब आफत, कि तुम इसे जो बाहर जाने को कह रहा है, ये लगता है तुम आज मेरे लिए आफत बुला लोगी। क्योंकि लेखक की दादी माँ और उसके पिताजी कभी इसे अकेले घर से बाहर जाने नहीं देते हैं। श्रीधर की माँ चुप रह गई थी। उसे लज्जा आई थी अपने ऊपर देख करके, और उन्होंने कहा कि उन्हें कहा हुआ कि नहीं कैसा ये बालक है, कैसे घर वाले हैं कि बाहर नहीं जाने देते। कहते हैं कि अंत में कहते हैं कि मैं श्रीधर को देख रहा हूँ तो मुझे अपने पर गुस्सा आ रही है, क्योंकि श्रीधर ने मुझसे कहा था कि चलो मुझे अपना शहर घुमा लाओ। तो मैं सहमी निगाहों से देखता रहा, डरी डरी निगाहों से उसे देखता रहा। श्रीधर की माँ ने लेखक की माँ से कहा, कानों पर हाथ रख कर कहा कि कोई सुन न ले, कि लगता है यार तुम सचमुच में मेरी आफत बुला लोगी। क्योंकि लेखक की दादी और लेखक के पिताजी तो कभी इसे के घर से बाहर जाने नहीं देते। श्रीधर की माँ चुप रह गई थी और इधर मुझे बहुत लज्जा आई थी अपने ऊपर, अपने व्यवहार के ऊपर, अपने परिस्थितियों के ऊपर, अपनी उलझनों के ऊपर, कि मैं क्या कांच का बबुआ हूँ जो मुझे, बबुआ मतलब खिलौना, जो मुझे ये सब यूं ही छिपा कर रखते हैं। मैं जानता हूँ पिताजी कभी कुछ न कहें यदि ये लोग मुझे खुला छोड़ दें, पर पिताजी को कुछ पता ही नहीं चलता है। वे शायद दिन कचहरी में रहते हैं, कचहरी जहाँ कोर्ट केस लड़ी जाती है, अदालत। शाम को मोटर में बैठ क्लब चले जाते हैं, क्लब, वर्कर्स क्लब, अफसर्स क्लब, जहाँ लोग मनोरंजन करते हैं। हाँ, सुबह शाम मुझे घर में देख लेते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है। बस इतना ही मैं जानता हूँ। यूँ पिताजी से ही भी मैं कम ही बातचीत कर पाता हूँ, क्योंकि पिताजी के पास समय ही नहीं। 25 जनवरी 1962 की घटना। कहते हैं लेखक मैं क्या करूं, मुझे याद बहुत बुरा लग रहा है। श्रीधर ने मेरे सारे खिलौने देखे और फिर खिल्ली उड़ाते हुए, मजाक उड़ाते हुए कहा कि यार तू इन छोटे छोटे खिलौनों से कब तक खेलता रहेगा। एक बाल मन की उलझन, एक बाल मन का स्वभाव, एक बालक का खेलने के प्रति जिज्ञासु होना, एक बालक का खेलने के लिए उद्यत होना, खेलने के लिए जी करना, उसका ललचाना, लेकिन घर वाले उसे बाहर न जाने दें, उनके मन में अपशकुन बसा हुआ हो, तो यह बात बहुत ही दुर्भाग्य की है। खेलना बचपन का एक पार्ट है और बच्चों को आज़ादी वश चाहिए। कम से कम खेलने के समय तो आज़ादी चाहिए ही चाहिए, वहाँ बंदिश कैसी। लेकिन दुर्भाग्य, जिन घरों में बच्चों को ये अवसर नहीं मिलते, वहाँ कभी उनका प्राकृतिक विकास नहीं हो सकता है। अब अगले 2 पृष्ठ कल। धन्यवाद। आज का काम
आपको शब्दार्थ लेखन दिया जाएगा, शब्दार्थ लेखन कर लीजिएगा।